रविंदर रैना, क्या जवाब है तेरे पास? तू तो जम्मू की ठेकेदारी ली हुई है, तुमने तो हिंदुओं की ठेकेदारी ली हुई है। वो बच्चे पोस्ट ऑफिस में लगे, हम उन बच्चों के खिलाफ नहीं है, वो भी किसी मां के बच्चे हैं। एक राजस्थान से लगा, एक उत्तराखंड से लगा। एलजी साहब ने, रविंदर रैना साहब, थोड़ा सा उठ के आगे पीछे भी देखा करो। ये जम्मू कश्मीर के पप्पू बन गए हो आप। मैं रविंदर रैना साहब को पूछता हूं कि एलजी साहब ने, चंद्रोज वरुण जी, आपने भी पढ़ी होगी वो स्टेटमेंट, उन्होंने कहा आतंकवादियों को हम अपील करते हैं कि आप आतंकवाद छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए, हम आपको यहां पे रिहेबिलिटेट करेंगे। पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, देश गद्दार है, क्या है? रविंदर रैना ये भी कहता है कि भाई महबूबा जी को छोड़ा गया है, ये गलत फैसला है। पहली बात तो मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया? ये पता नहीं टपोरी कहां से, ये जैसे बयान देता कहता है कि भाई महबूबा जी को क्यों छोड़ा गया। इस बात का जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस क्यों आनी चाहिए? थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट यस नो में दूंगा तो वो बात बनने वाली नहीं। मैं आपको नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की चीफ को लगभग 14 महीने के बाद उनकी नज़रबंदी को हटा दिया गया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को नज़रबंद किया गया था, और अब महबूबा मुफ्ती जो कि 14 महीने से नज़रबंद थी, अब उनकी नज़रबंदी को हटा दिया गया है। और उनकी इस दौरान डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला जी से एक मुलाकात हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने के लिए चर्चा की गई है। तो क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाया जा सकता है, या फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति की जा रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के सीनियर नेता सुंदर चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। महबूबा मुफ्ती जी को 14 महीने के बाद उनकी नज़रबंदी को हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? आपको भी मुबारक है जी। रही बात महबूबा जी के आज छूटने की, जब बात हुई तो जब छोड़ा गया तो ये खाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर खुश नहीं हुआ, बल्कि हर वो दूर दराज में जो पहाड़ों पर रहने वाला गुजर बकरवाल है, चाहे वो गाँव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे टाउन में या बड़े टाउन या बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, जो भी लोग, जिन लोगों ने ये 1.25 साल देखा है, इस 1.25 साल में क्या हुआ आज, क्योंकि हर आदमी परेशान है, वो लोग जो हैं, हर आदमी के अंदर खुशी की लहर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर इन्होंने कहा था कि हम 370 जब तोड़ा गया था, स्टेट को, जम्मू कश्मीर को तोड़ के जब यूटी बनाया गया था, दिल्ली के अंदर जब भाषण हुए थे, बड़े लच्छेदार भाषण हुए थे कि अब जब हम 370 तोड़ रहे हैं तो यहाँ ट्रकों के ट्रक भर के रोजगार जाएगा, टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री बड़ी बढ़ जाएंगी, यहाँ बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, बेरोजगार बच्चों के लिए जो पता नहीं कितना रोजगार हम जम्मू कश्मीर रियासत को दे देंगे। वह इतने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन जब लोगों ने आज देखा कि इस 1.25 साल के अंदर, जब से 5 अगस्त 2019 को जब वो काला दिन इस रियासत के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा, जब तोड़ा गया, तो उसके बाद इस 1.25 साल में कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब जो उससे पहले जो तरक्की हो रही थी, जो सड़कें बनी थी, जो गलियां नालियां बनी थी, जो बिजली और पानी का जो स्कीमें चल रही थी, या जो बेरोजगार जो 60,000 डेली वेजर है, उसको उनकी जो फाइल थी बिल्कुल लास्ट टेबल पे थी। अब वो उन्होंने उन सबको रेगुलाइज करना था। आपको खुद पता है कि हाउस के अंदर ये पास हो गया, 3 बजट के अंदर पास हो गया था, उनको रेगुलाइज करना था, तो उन डेली वेजरों को कहीं कुछ हुआ। तो लिहाजा लोगों को जो ये 1.25 साल जब निकला, लोगों को आज ऑफिसर सुन ही नहीं रहे। आपने बैक टू विलेज का तमाशा भी देख लिया। जब 2 बैक टू विलेज हुए तो उनका आज तक कुछ नहीं हुआ, उधर से आपने तीसरा बैक टू विलेज किया। चलो, जो 2 बैक टू विलेज हुए उसमें कम से कम बीडीओ या कोई ऑफिसर तो गए थे, लेकिन ये तीसरा बैक टू विलेज गया है, जो आपने लोगों को इंटरव्यू की होगी सरपंचों पंचों की, वहाँ प्लम्बर, लैंडमैन, डेली वेजर और जेई गए वहाँ पे उनके बैक टू विलेज मीटिंग लेने के लिए। और उनको डायरेक्शन पीछे से क्या थी, डीसी ने क्या दी हुई थी कि आपने सिर्फ उनको कोई कमिटमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपने उनको सुनना है। तो मुझे बताओ, ऐसे नकली बैक टू विलेज करने का फायदा क्या है? तो इसलिए ये झूठ का तमाशा इस रियासत में किया जा रहा है, और लोग दुखी हो चुके हैं। ऑफिसर उनको सुन नहीं रहे, डीसीओ ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। एक तो उन्होंने कोरोना का बहाना रखा हुआ है, पब्लिक को कोरोना कम हो रहा है, इनको ज़्यादा कोरोना का डर है। भाई, आपने लोगों को जाके अवेयर करना चाहिए, बल्कि आप अवेयर करने के बजाय आपने अपने दफ्तर बंद कर लिए। हाँ, जब कोई पैसा आता है, उस पैसे में आप करप्शन देखें। इस रियासत में 1.25 साल के अंदर करप्शन कितनी हो गई है वरुण जी? इतनी करप्शन है कि हर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर बनाने के ऊपर भी कितनी लोगों ने प्रोटेस्टें की हैं। आपने कई बार कवरेज की है। आप बताएं मुझे कि कौन सा काम जो आज की डेट में जो बिना पैसे हो रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी में चले जाओ, चाहे रूरल डेवलपमेंट में चले जाओ, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे टूरिज्म में चले जाओ, कहाँ जाके आप देखें। आप सबसे बड़ी बात,
आप इस गांधीनगर के अंदर जो स्टेट्स के क्वार्टर हैं, आप जितने भी आईपीएस ऑफिसरों के जो क्वार्टर लाट हुए हैं, आप जाके उनकी आरटीआई लगवाएं स्टेट डिपार्टमेंट में, निकालें, जाके देखें आईपीएस आईएएस ऑफिसरों के क्वार्टरों पे कितना खर्चा आया है। सरकार पर पैसा नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप पीएचई में जाओ, हैंडपंप लगने बंद हो गए हैं। आपको पता है हैंडपंप नहीं लग रहे आजकल। कोई हैंडपंप लगा आपने देखा? जब से सरकार गिरी है कोई एक भी हैंडपंप इन्होंने लगाया, क्योंकि वहां पे एक फैसला कर दिया कि हैंडपंप लगाने ही नहीं है। इवन कि जो हैंडपंप खराब हुए हैं उनको ठीक करने के लिए भी पैसे नहीं है। आप एक्शन पे ग्राउंड वाटर को फ़ोन करो कि जनाब हैंडपंप खराब है, ठीक करना है। वो कहते हैं हमने पैसे, जनाब सरकार ने फैसला किया है, और डीसीज को पैसे दे दिए। डीसीज को फ़ोन करो, कहते जी पैसा नहीं है। तो सिर्फ ये एक से बाल उठा के दूसरे की गोदी में बॉल डालना, दूसरे से बॉल उठाना तीसरे के, और ये झूठों का पुलंदा, इससे ज़्यादा इस आज की डेट नहीं है। तो इसलिए जब आज 1.25 साल का जब माहौल जब लोगों ने देखा, जब देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस है ही नहीं है, सिवाय बीजेपी के लोग वो भिखारियों की तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। आधा किलो चावल उठाते हैं, आधा किलो आटा उठाते हैं, 1 पाव हल्दी उठाते हैं, 100 ग्राम नमक उठाते हैं, जाके लोगों को बांटते हैं, कहते हैं जी हम लोगों को घर में भला कर रहे हैं, हम उनको राशन बांट रहे हैं। वो यार आग लगे तुम्हारे इस राशन को। आप दिहाड़ी जो लोग लगाते हैं वो शाम को किलो चावल खाते हैं, वो 1 किलो। आप खुद गांव में जाएं, लोग अपने गांव के लोग खाना कितना खाते हैं? आम जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो खाना ज़्यादा खाते हैं। ये शहरी थोड़े हैं, ये अंबानी अंडानी नहीं है, एक ब्रेड पीस खाएंगे, वो भी थोड़ा सा पहले उसको मक्खन लगाएंगे। ये गांव के लोग हैं जिन्होंने पूरी दिहाड़ लगानी है। शाम को जब को 8 फुलके ना खाएं, 10 फुलके ना खाएं, उनका पेट ही नहीं भरा जाता। तो उनको आप 1 किलो आटा 1 महीने का दे रहे हैं, तो उससे क्या उनका पेट भर जाएगा? मतलब आज की डेट में जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय जनता पार्टी जैसे कोरोना में रिलीफ बांट रही है, वो ऐसे दिखा रही है जैसे जम्मू कश्मीर में भिखारी लोग हैं। और भैया ये यूपी बिहार नहीं है, ये उड़ीसा नहीं है, ये बड़ी अमीर रियासत है। ये महाराजा हरि सिंह की रियासत है, ये उसने खरीदी थी। ये 370 जो आपने तोड़ा है, ये महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ था। अगर ये 370 आपने तोड़ना था, इस स्टेट को यूटी बनाना था, तो महाराजा हरि सिंह के खानदान को तो पूछो, जिन्होंने पैसे देके ये रियासत खरीदी हुई है। ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा। तो आपने उनको पूछा नहीं? क्या जम्मू के लोगों को पूछा? सबसे बड़ा नुकसान इस 1.25 साल में अगर हुआ है तो जम्मू के लोगों को हुआ है वरुण जी। नहीं, मैं अपनी एक बात ऐड करता हूं, क्यों हुआ उसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर रियासत में जो एलजीआई बीजेपी का है, यहां प्रॉक्सी गवर्नमेंट, ये बाबू साहब बीजेपी के हैं। तो आपके सामने फायर सर्विस की लिस्ट निकली, 326 बच्चों की लिस्ट निकली, सिर्फ 23 बच्चे जम्मू के, बाकी बच्चे सब कश्मीर के। आज लोग कहते हैं कि वहां धांधली हुई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को कहना चाहता हूं, रविंदर रैना क्या जवाब है तेरे पास? तू तो जम्मू की ठेकेदारी ली हुई है, तुमने तो हिंदुओं की ठेकेदारी ली हुई है, तुम तो हिंदुओं के ठेकेदार बने हो कि हिंदुओं का कोई अगर कोई सही हमदर्द है तो हम लोग ही हैं। बॉर्डरों के हमदर्द आप बने हुए हैं, इस देश के हमदर्द आप ही बने हुए हैं। खाली भारत माता की जय कहने से क्या लोगों का पेट भर जाएगा? मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी एक सुबह पूजा करता हूं, मैं भी माता उस रब को 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता हूं। क्या मैं अगर पीटीपी हूं तो हिंदू नहीं हूं? मेरा धर्म खत्म हो गया? लेकिन हम ये कहते हैं बात हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई की नहीं है, बुद्धिस्ट या जैनी की नहीं है। बात यह है कि क्या आप जो वादे आपने किए थे वो वादे आपने पूरे किए? जम्मू के लोगों के साथ आपने वादा किया था, आपने 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से ली। क्या रविंदर रैना साहब, ये जो लिस्ट निकली है इसके पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको मैं एक एग्जांपल वरुण जी देता हूं। कल ही एक पोस्ट ऑफिस की लिस्ट निकली है, और नौशहरा के अंदर मेरा एक गांव है, बॉर्डर का लाम पंचायत है पूरी, वो बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे है। और उसके साथ ही एक हमारा लड़ोका गांव है, वो भी पंचायत है और बॉर्डर पे है। वहां 2 बच्चे पोस्ट ऑफिस में लगे। हम उन बच्चों के खिलाफ नहीं है, वो भी किसी मां के बच्चे हैं। एक राजस्थान से लगा, एक उत्तराखंड से लगा। मुझे बताओ, जिस डोमिसाइल की आप बात कर रहे हैं कि इस डोमिसाइल के तहत किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जमीन नहीं खरीद। मैं आपको बताता हूं कि बाहर के लोगों ने कितनी जमीनें यहां खरीद ली हैं। उड़ीसा के लोगों ने कितनी खरीदी, यूपी के लोगों ने कितनी खरीदी, मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे साथ चलिए, यहां कॉलोनियां की कॉलोनियां बन रही हैं, तो उनको क्यों नहीं रोक रहे आप? नवीन चौधरी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आईएएस अफसर ने बनाया, क्या आपने अभी तक कैंसिल किया? आप यहां जिन लोगों के लिए आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया, किसके लिए बनाया? वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के लिए, आपने वाल्मीकि समाज के लिए, आपने गोरखों के लिए। और वो जो बेटियां हमारी जम्मू कश्मीर रियासत से बाहर ब्याही जाती थी दूसरे प्रदेशों के अंदर, उनके लिए आपने ये डोमिसाइल आपने बनाया। हमने कहा कि हमने 370 तोड़ा है। तो क्या रविंदर रैना साहब, उनकी एक फाइल भी निकली है? किसी की फाइल क्यों नहीं निकली? क्योंकि वो जो फॉर्मेलिटी है, वो नकल उनको चाहिए, जो वो नकल उनको नहीं मिल रही। कुंजा की आप वोटर लिस्ट मांग रहे हो, कतर की आप वोटर लिस्ट मांग रहे हो, लेकिन नवीन चौधरी का कैसे बन गया? उसके पास कौन सी नकल है?
इसलिए मैं कहता हूं कि आप बड़े दावे कर रहे हो कि जिन लोगों के नाम पे आप कह रहे हो कि हमने इनके लिए तोड़ा, तो बताओ उनमें से कितने लोगों का लिस्ट बताइए आप कि कितने लोगों का डोमिसाइल बना। यहां जिनका ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट है उनसे 500 रुपया 1000 रुपया आपके जो तहसीलदार वो लेके बना रहे हैं, आज भी ले रहे हैं वो, जिनके पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप हिसाब लगा लीजिए वरुण जी, जिनके पास पहले ही स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उनसे कितना पैसा लेते होंगे। यहां कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जो आपका EWS है, जो वीकर सेक्शन अपर कास्ट के अंदर उनका जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी 10-10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। जो आपका पहाड़ी सर्टिफिकेट है उसके अंदर 20,000 रुपया लिया जा रहा है। आपके जितने भी, और आपने पहाड़ी को सर्टिफिकेट और जो आपने ये वीकर सेक्शन आपने दिया है, जो कैटेगरी दी है, इसमें आपको पता उन्होंने क्या किया है कि 8 लाख रुपया इनकम बार रख दी है। जिसकी 8 लाख रुपया इनकम बार होगी उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे वो बॉर्डर सर्टिफिकेट है। अब बॉर्डर ALC सर्टिफिकेट जो है, अब जब गोला वहां से आएगा पहले वो सैलरी सर्टिफिकेट चेक करेगा कि इसका इनकम कितनी है। तो इसलिए मजाक हो रहा है। सुनील, बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब महबूबा मुफ्ती जी को 14 महीने के बाद उनकी नज़रबंदी हटा दी गई है, अब उनकी एक मुलाकात हुई है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। लेकिन रविंदर रैना जी का एक बयान आता है, वो ये बोलते हैं जो भी धारा 370 को वापस लाने के लिए कहेगा वो देशद्रोही है। आप भी यही कह रहे हैं कि धारा 370 को वापस लाना पड़ेगा, तो आप भी तो देशद्रोही हो। मैं सिंपल बात आपको कहता हूँ, LG साहब, मनोज सिन्हा साहब किसके हैं? BJP के हैं। आज यहाँ LG लगे हैं। यहाँ सरकार जो है प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में किसकी? भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में उनकी है। LG साहब ने, रविंदर रैना साहब, थोड़ा सा उठ के आगे पीछे भी देखा करो। ये जम्मू कश्मीर के पप्पू बन गए हो आप, मुंगेरी लाल के सपने देखते हो। ये झूठों का, फ्रॉडों का, आप इलेक्शन भी तो झूठ मार के जीते थे। आप कौन सा काम आपने बिना झूठ के मार के किया है? मैं रविंदर रैना साहब को पूछता हूं कि LG साहब ने, चंद्रोज वरुण जी आपने भी पढ़ी होगी वो स्टेटमेंट, उन्होंने कहा आतंकवादियों को हम अपील करते हैं कि आप आतंकवाद छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए, हम आपको यहां पे रिहेबिलिटेट करेंगे। भैया यही बात तो महबूबा मुफ्ती कहती है, यही बात तो हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहते थे। ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। वो कहते थे पीस विद डिग्निटी मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को देना है। जब वो गोली की बात करते थे वो पाकिस्तान को भी कहते थे, उग्रवादियों को भी कहते थे और दिल्ली की सरकार को भी कहते थे कि गोली ग्रेनेड से यहाँ बात बनने वाली नहीं है, यहाँ मिल बैठ के बात करने से बात बनेगी। तो जब हम कोई बात कहते हैं आतंकवादियों को कि आप ये रास्ता छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, तो हमें कहते हैं ये उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। तो रविंदर रैना, तुझसे मैं पूछता हूं, बता LG मनोज सिन्हा पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, देश गद्दार है, क्या है? इधर तो फैसला कर। रविंदर रैना ये भी कहता है कि भाई महबूबा जी को छोड़ा गया है, ये गलत फैसला है। मैं इस रविंदर रैना को पूछता हूं, रविंदर रैना तुम प्रदेश अध्यक्ष हो। पहली बात तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया? ये वो कुर्सी है वरुण जी जहां प्रोफेसर चंद्रा गुप्ता किसी जमाने में बैठा करते थे, दया कृष्ण कोतवाल साहब बैठा करते थे, ये शमशेर सिंह साहब बैठा करते थे जो आज MP हैं राज्यसभा के। बड़े बड़े कदावर नेता इस चेयर पे, बड़े मैच्योर लोग बैठे और जिनको जम्मू के लोग सुनते थे और जिनकी बात पे लोग चलते थे। जम्मू शहर में तो BJP उन लोगों ने बनाई। ये पता नहीं टपोरी कहां से, ये जैसे बयान देता कहता है कि भाई महबूबा जी को क्यों छोड़ा गया। मैं रविंदर रैना को कहता हूं कि भैया वहां BJP की सरकार किसकी है? तुम्हारी है दिल्ली में, यहां सरकार प्रॉक्सी गवर्नमेंट तुम्हारी है। तुम क्यों नहीं फैसला कर? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिना पूछे इन्होंने ये महबूबा जी को छोड़ा है, तो भैया तू रिजाइन कर प्रदेश अध्यक्ष से, तू भारतीय पार्टी से भी रिजाइन कर दे। क्या तेरी जिस पार्टी में तेरी सुनवाई नहीं, जहां तुझे कोई पूछ रही नहीं, तो तू क्यों उनकी बात मान रहा है? इसलिए ये ड्रामाबाजी नहीं चलने वाली। रविंदर रैना साहब होश में आओ, होश में। आज सुप्रीम कोर्ट के डंडे के साथ दिल्ली लोगों, जो हमारे लोग हैं, उनके प्रेशर के कारण जो जम्मू कश्मीर रियासत में 1-1.25 साल में जो तबाही हुई, जो इन्होंने वादा किया था कि हम उग्रवाद खत्म कर देंगे, पत्थरमार खत्म कर देंगे, उस प्रेशर के कारण के ना इनसे हालात सुधरे, ना इनसे हालात बन पाए। कश्मीरी पंतों को इन्होंने 6 साल हो गए सरकार, जिनको कश्मीरी पंतों को कहा था कि हम आपको कश्मीर में बसाएंगे। आप कहते हैं हम अफगानिस्तान का हिंदू बसाएंगे। और भैया अफगानिस्तान के हिंदू को मारो गोली, पहले जब आप कश्मीरी पंतों को तो बसाओ। आज तक इनका फैसला, आप कश्मीरी पंतों को कश्मीर के अंदर नहीं बसा सके, तो आप अफगानिस्तान वालों को यहाँ क्या बसाओगे? इसलिए तमाशा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ झूठों से बात करते हैं, झूठों से बात चलने वाली नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सच बोलना शुरू कर देंगे वरुण जी, उस दिन ये खत्म हो जाएंगे। ये झूठ कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप देखिए, आप कहते हैं हम फौजियों के बड़े हमदर्द हैं, फौजियों के बड़े सके हैं।
हम किसानों आपके सामने किसानों का बिल पास हुआ है। वरुण जी याद रखना, मेरा एक वक्त आएगा किसानों की जमीनें ये व्यापारी खा जाएंगे, क्योंकि आप डीसीओ के हवाले कर रहे हो किसानों को, और व्यापारी और डीसी मिलके वो जमीनें इनकी खाएंगे, क्योंकि व्यापारी जो होगा वो बड़े से बड़ा वकील कर सकता है, लेकिन एक किसान बड़ा वकील नहीं, वो मुश्किल से 2000-3000 आपको वकील ढूंढता है। तो ये किसानों की जमीनें जाएंगी। और आप फौजियों की बात करते हैं, हम फौजियों के बड़े हमदर्द हैं। फौजी चाइना के बॉर्डर में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिलियां आज सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे है। वो फौजी किसानों के बच्चे हैं। क्या आप उन किसानों की बात सुन रहे हैं? आज 20 दिन हो गए जम्मू कश्मीर की ट्रेनें बंद पड़ी हैं पंजाब से। चौधरी साहब नहीं सुनिए, चौधरी मेरी क्लास में बंद ट्रेनें बंद पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर कट के हिंदुस्तान से बिल्कुल कट गया है। ना आप जम्मू कश्मीर की सुध ले रहे हैं, ना उन फौजियों की सुध ले रहे हैं जो फौजी वहां बैठा है और उसको उनके पिता उनकी फैमिलियां सड़कों पे बैठी हैं। इसलिए आप ना फौजियों के सके हैं, ना आप किसानों के सके हैं, ना आप आम गरीब लोगों के सके हैं। आप सिर्फ व्यापारियों, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, उनके सके हैं जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं। जा आप सके हैं जो हिंदुस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो सुबह उठते हैं उनको गरीब दिख नहीं रहा, उनकी न्यूज़ें नहीं चलाते वो बड़े मीडिया हाउस, वो सिर्फ गुण गाते हैं कि महबा क्यों छूट गई, सुशांत क्यों मर गया, रिया क्यों चली गई। हाथरस के ऊपर आप देखें कितनी सियासत हुई। सिंपल बात है कि एक लड़की मरी, चलो रेप हुआ नहीं हुआ वो जुडिशरी देखेगी, कानून देखेगा, लेकिन जिस तरीके से उसका संस्कार हुआ, क्या वो हिंदुओं की रीति रिवाज में आता है? क्या हमारे शास्त्रों में आता है? उस लड़की का संस्कार रात को 2:30 बजे क्यों किया एडमिनिस्ट्रेशन ने? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पीडीपी की चीफ महबूब मुफ्ती ने साफ कर दिया कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना की मदद ली जाएगी। आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं? अगर धारा 370 वापस आ भी जाती है तो ये तो जुमला है, साफ कर दिया कि धारा 370 वापस नहीं आ सकती, तो क्या धारा 370 वापस आ भी जाते क्या रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या जो जम्मू के साथ भेदभाव होता था वो दोबारा शुरू हो जाएगा? क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? क्या आपको क्या लगता है कि धारा 370 वापस आ सकता है? देखिए कैसे आएगा? मैं बताता हूँ आपको। नागालैंड में भी स्पेशल स्टेटस है, हिमाचल में भी स्पेशल स्टेटस है, आज बिहार आपके सामने स्पेशल स्टेटस मांग रहा है। हम भी क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस था। हाँ, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद था, इस उग्रवाद को ईमानदारी से खत्म करने की जरूरत है। उसके लिए क्या आपने वो, क्योंकि दो मुल्कों की बात है, वहां मेरी और आपकी बात नहीं है, जहाँ जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की बात नहीं है, तो वो आपने फैसला करना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फैसला करना है। अगर उनके कोई अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों मुजफ्फराबाद का रास्ता किसने खोला? अटल बिहारी वाजपेयी ने खोला। लोग कहते थे ना रास्ता नहीं खुलेगा। चक्का का बाग रास्ता किसने खोला? आपका ये सुचेतगढ़ सियालकोट रोड खुलने वाला था, वाजपेयी साहब ने कहा था ना। मुझे ये इस बात का जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस क्यों आनी चाहिए? थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट यस नो में दूंगा तो वो बात बनने वाली नहीं। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ऐसे में डायरेक्ट कहूंगा लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे चौधरी गलत बात कह रहा है। लेकिन मैं जब ढंग से बात कहूंगा लोग समझेंगे हाँ चौधरी बात सही कर, क्योंकि मैंने लोगों को भी सर्टिफाई करना, आपको तो सर्टिफाई करना, मैं लोगों को भी सर्टिफाई, क्योंकि आपको लोग सुन रहे हैं, हम दोनों को लोग सुन रहे हैं, तो लोगों को लोग गुमराह नहीं होने चाहिए। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं, सुरेंद्र चौधरी गुमराह नहीं करेगा। मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं आपको बोलता हूं कि जब वाजपेयी साहब वो रास्ता खोलना चाहते थे तो वाजपेयी साहब ने कहे थे ना ये रास्ते खोले हिंदुस्तान, और ये बात वाजपेयी साहब ने कहा था ना कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैंने नहीं कहा, वाजपेयी साहब ने कहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज बाकी स्टेटें जब आपका स्पेशल स्टेटस मांग रही हैं तो आप यहां ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस था। उग्रवाद जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के खिलाफ गन उठाएगा, उसका हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। मैं भी कहता हूं, वो मुफ्ती साहब भी कहते थे, वो महबा जी भी कहती हैं, हम पीस के हकदार हैं, हम शांति के हकदार हैं, हम यहां पीस विद डिग्निटी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूं वरुण जी, मेरी याद रखना, हम दोनों पता नहीं आप देखें ना देखें, लेकिन हम देखें या ना देखें, लेकिन एक दिन इनको स्पेशल स्टेटस बहाल करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। चाइना की मदद ली जाएगी। चाइना को हमारा गोली, चाइना क्या है? ये फारूक साहब ने स्टेटमेंट दिया, और फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछो, हमारी लीडर ने नहीं कुछ कहा ना। हमारी लीडर ने एक ही बात कही कि लोगों ये जो आपने 370 तोड़ा, ये हमारी कंजेंट के साथ होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर, आज मुझे बताएं जम्मू के लोगों के अंदर आप ये कर लें कि क्या हुआ है? टोल प्लाजा तोड़ने के बाद क्या, ये 370 तोड़ने के बाद क्या हुआ? टोल प्लाजा आया, अभी आपके शहर में प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। मुझे बताओ कि इन प्रॉपर्टी टैक्स की हमारे लोगों की हिम्मत है? सबसे बड़ी अगर कोई इसमें मार हो रही है, आज के डेट में कोई मर रहा है तो मिडिल क्लास मर रही है भाई। एक गरीब जो होगा वो किसी से फिर भी चावल की बोरी पकड़ लेगा या मांग लेगा। वरुण भाई आप मांग सकते हो, मैं मांग सकता हूँ, जो मिडिल क्लास में लोग फाल करते हैं। आप किसी घर में जाओगे, मुझे एक बोरी चावल दो, मैं गरीब हो गया हूँ। आज सबसे बड़ी इस देश के अंदर या इस रियासत के अंदर मिडिल क्लास मारी जा रही है। आपने किसी को नहीं पूछा,
आपने एक गवर्नर से साइन कराया सत्यपाल मलिक से, बाद में उसको भगा दिया। अभी तो 2 साल नहीं हुए तो आपने 3 तो आपने एलजी बदल दिए, गवर्नर बदल दिए। ये आज जम्मू कश्मीर रियासत को आपने रिसर्च लेबॉर्ट्री बना के रख दिया है, इसलिए इसको रिसर्च लेबॉर्ट्री मत बनाइए। रही बात, आज मैंने कहा ना, आज जम्मू में भी लोग कहना शुरू हो गए कि हमें 370 टूटने से नुकसान हुआ है, क्योंकि जब लोग दे रहे हैं नौकरियां बाहर की आ रही हैं, यहाँ बाहर के लोग एडजस्ट हो रहे हैं, तो ये लोग कहना देखना अभी क्राइम भी आएगा, आप देखते जाइए आगे के। तो हम क्या कहते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत का था, क्योंकि आपने हमें बड़े वादे किए थे, हम ये मैंने आपको गिना दिए सारे, मैं दोबारा नहीं गिनाना चाहता, उसमें से एक काम भी हुआ? कोई मुझे बताओ बदलाव हुआ? अब 1.25 महीना बड़ा होता है जनाब, छोटी सी 2% तो बदलाव आना चाहिए था ना, कोई 1% तो आना चाहिए था ना, कोई बदलाव दिखा? उल्टा लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो उससे अच्छा अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हमें 370 ही ठीक था ना। आप मुझे बताएं, 370 के अंदर आपके हर साल केएस की पोस्टें निकलती थी, सब एसआई की पोस्टें निकलती थी, क्लास 4 की 1 लाख 1.25 लाख पोस्ट खाली है वरुण जी। जो लोग रिटायर हो गए, जो लोग मर गए, उनकी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, सरकार वो फिल क्यों नहीं कर रही? अकाउंट असिस्टेंट की कब की पोस्टें निकली हुई हैं, फिल क्यों नहीं कर रही? आपने कहा था 5 बटालियन हम खड़ी करेंगे, वो 5 बटालियन जो बॉर्डर का आपने वादा किया था, वो 5 बटालियन अभी तक भर्ती क्यों नहीं हो रहे? इसलिए बड़ी बातें हैं, बड़ी लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं नटशल में आपको कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, आपको पता पीडीपी ने जब कहा था मुजफ्फराबाद का रोड हम खोलेंगे, चक्का का बाग खोलेंगे, बाकी खोलेंगे, कोई कहता था ये सपने दिखाते हैं, ये झूठ मारते हैं, ये मुंगेरी लाल वाले सपने हैं। पीडीपी जो कहती है वो करके देती है। और मैं आपको दावे से कहता हूं वरुण जी, 5 अगस्त 2019 का जो हमारा स्टेटस था, उससे पहले जो स्टेटस था, उसको पाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुस्तान के आइन के नीचे, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे बैठ के जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं, उसके तहत हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। हम उग्रवादियों के संपाइथाइजर नहीं हैं, हम उग्रवादियों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी और कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को पीस दो, एक इज्जत से दे दो, हमें एक मान सम्मान और इज्जत जो हमारी थी वो बहाल कर दो। हमें जो आज आपने भिखारी बना दिया है, ये भिखारी मत बनाइए। जम्मू कश्मीर के लोग भिखारी नहीं है, और खास करके जम्मू सूबे के लोग, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज आपने वादे किए थे कि आप हमें नौकरियां दोगे, हमें हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। आपके सामने आज तक आर्टिफिशियल लेक बन गई, आपके सामने तवी को साबरमती के पैटर्न पर बनाने की बात की थी, बन गई। आपने जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स की बात की थी, क्यों टूरिज्म? आज पत्नीटॉप गए, अभी आप देखें पत्नीटॉप का क्या हाल है। आप चले जाएं सन्नासर, वहाँ क्या हाल है। आप मानसर चले, मानसर कितना बड़ा रिलीजियस स्थान है हमारा, उसका क्या हाल है। मतलब बातें करनी हो तो बड़ी बातें हैं वरुण जी, मैं आपको गिना के, लेकिन हमें सिर्फ दुख इस बात का, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमें दुख इस बात का आता है कि आप झूठ क्यों मार रहे हो, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो। और सबसे बड़ा झूठा उन्होंने बैठा दिया यहाँ रविंदर रैना। वो सुबह उठता है, रात को पता नहीं सोचता कि मैंने सुबह जाके क्या झूठ मारना है, तो सुबह उठ के झूठों की प्लांट खोल लेता वो। मैं कहता हूँ रविंदर रैना साहब, आप कहते थे कि जो शुपाइयों में इनकाउंटर हुआ वो उग्रवादी मारे गए। अगर वो उग्रवादी मारे गए थे तो वो 3 बच्चे जो कोटरंका के, आपको याद होगा, सबसे पहला मैं आदमी था जिसने मैंने कहा था कोटरंका में फेक इनकाउंटर, जो शुपाइयों में फेक इनकाउंटर हुआ है, जो बच्चे कोटरंका में मारे गए हैं वो गलत मारे गए हैं। उसमें हम लोग कहते थे सुरेंद्र चौधरी गलत बोल रहा है, लेकिन आज आर्मी ने भी माना, सरकार ने भी माना, एलजी साहब खुद गया उन बच्चों के तीनों के घर में, वहां पे 1 किलोमीटर पैदल चल के। रविंदर रैना जो अपने आप को बड़ा कहता है मैं देशभक्त हूं, मुझे बता अगर वो लड़के उग्रवादी थे जिनको तूने खुद उग्रवादी कहा था, तू जिन गुजरों के लिए कहता है मैं 35,000 गुजरों को मकान दूंगा, मैं उनकी बांडियां भी पक्की करूंगा। पापा तू बांडियां पक्कियां करना कर, उन्होंने मकान पक्के करना कर, वो गुजराई अमन नालते रहन दे, शांति नालते रहन दे। वो तीनों बच्चे गुजर थे, उनके घर में तूने माथा रगड़ा, नाक रगड़ा, माफी मांगने गया, जनाब हमसे गलत बच्चे मारे गए। हम यही तो कहते हैं, पीडीपी यही तो कहती है कि इस जो माहौल आज जम्मू कश्मीर में बन रहा है, इसमें आम लोगों को क्यों मार रहे हैं आप? जो गन उठाता है उसको मारिए, लेकिन इन बच्चों ने गन, तो इन्होंने तो गन नहीं उठाई थी ना, तो फिर आज आपको वो काम करने का क्या फायदा जहां माफी मांगनी पड़े। और मैं रविंदर रैना साहब और एलजी साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, और खासकर रविंदर रैना साहब, रविंदर रैना, वहां नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा, वहां माथा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। कोटरंका के अंदर 3 बच्चों के घरों में अगर तू उन बच्चों का, उस फैमिलियों का भला करना चाहता है, वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। वो उन परिवारों के एक रोजी रोटी थी, वो कुवैत से वापस आए थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला अगर तेरी चलती है तो, उनको 1-1 मकान बना के दे अगर तेरी चलती है तो, उनको कम से कम एक परिवार के एक बंदे को रोजी रोटी दे दे, नौकरी दे दे उनको पक्की सरकार की,
अगर तेरी चलती है, लेकिन तेरी चलती चुलती मुझे पता है कोई नहीं है। तू क्यों कल ही कह रहा था कि महबूब मुफ्ती को क्यों छोड़ा गया, तो क्योंकि टोल प्लाजों को कहता था उखाड़ के फेंक दो, आज तक नहीं उखड़े, उल्टे और लग रहे, एक अखनूर लग रहा है। मैं कहता हूं भगवान करे एक दिन रविंद्र राणा के घर के आगे टोल प्लाजा लगे एक आगे। तो इसलिए मैं आपको साफ कहता हूं कि सबसे बड़ा टोल प्लाजा लाना है तो त्रिकुटानगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे टोल प्लाजा लगाओ। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूं वरुण जी, आज देश देख रहा है, जम्मू कश्मीर रियासत के लोग समझ गए हैं। और मेरी बात सुनना कि देश का भविष्य नौजवान है, ये नौजवान जागेगा। आप भी नौजवान हैं, नौजवान जागेगा और एक दिन वक्त आएगा कि इन लोगों को उखाड़ के फेंकेगा ये नौजवान। क्योंकि लोग नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनको तामीर और तरक्की चाहिए, उनको सुरेंद्र चौधरी की बातें नहीं चाहिए, उनको रविंद्र रैना के झूठ नहीं चाहिए। उनको एक ही बात है कि उनके घर में रोटी चलनी चाहिए, उनके माँ बाप ने जिस मेहनत से उनको पढ़ाया है वो पढ़ाई कहीं काम लगनी चाहिए। तो इसलिए ये झूठों की बात नहीं चलने वाली। लेकिन जो हमने कहा है, मैं अब फिर आपको दोहराता हूं कि महबूबा जी ने नहीं कहा, महबूबा जी के एक एक सिपाही, एक एक वर्कर ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो हमारा स्टेटस इस रियासत का था उसको बहाल करने के लिए जो जंग, जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम लड़ेंगे। और ये वापस, ये कोई झूठ नहीं है, कोई गुमराह नहीं कर रहे। हम बाकियों की तरह नहीं है कि पाकिस्तानी नमक दिखा के यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। हम सच्चाई, हमने जो पहले कहा था वो करके दिखाया, हमने रोजगार दे के दिखाए हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने, आप खुद जानते हैं, RET के टीचर या रैबरे जरात या दूसरे जितने भी लोग या डेली विजिट 60,000 जो हैं। और हमें, मैं आपको एक बात और कह दूं, जिस दिन PDP सरकार में आई उस दिन जो इन्होंने काम बिगाड़ा रियासत का वो हम सारा सीधा करेंगे। और जो 60,000 डेली वाजरों को पक्का करने का वादा है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बगैर कोई नहीं करेगा, हम ही करेंगे। और महबूबा मुफ्ती की कलम से ही ये पक्के होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो अब जब से महबूब मुफ्ती जी को नज़रबंदी से हटा दिया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियों में लगातार तेज़ी आ रही है और PDP ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाया जाएगा, चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। और लगातार विवाद बयान दिए जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक बयान दिया गया था कि चाइना की मदद से धारा 370 को वापस लाया जाएगा। इस तरह के विवादित बयान भी देखने को मिल रहे हैं और आखिर में PDP ने साफ कर दिया कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लाया जाएगा। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।